अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान पे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच आरजू, और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और सर हम आज बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान पे। कैसे देखते हैं आप दोनों कंट्रीज को, और जैसे आपने कहा भी था कि हम जरा इनका कंपैरिजन भी करके देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आर इंटरेस्टिंग क्योंकि वो एक पॉइंट पे दे वर वेरी सिमिलर 1971 में। जब अगर आप 1970 में जाते तो दोनों एक ही मुल्क थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पाकिस्तान का 71 में तो बांग्लादेश बना नहीं था, तो मैंने 1981 का डेटा देखा। 10 साल हो गए थे कि पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश। तो मैंने ऐसा कहिए, जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपका ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ये वो सारे लेता है। तो उस तरह से मैंने 1981 का डेटा देखा। तो उसमें क्लियरली आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान इज़ वे अहेड ऑफ बांग्लादेश। फिर आप 2001 का देखा मैंने, और फिर 2025 का, और ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है दोनों मुल्कों में। और ये जो कहानी है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट स्टोरी या ग्रोथ स्टोरी। जैसा इंडिया में काफ़ी चर्चा है ना, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी 6% से ग्रो हो रही है, और ये रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ होता रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे एटलीस्ट चर्चा होती है, हो या ना हो, चर्चा तो बहुत है, राइट। दिस नैरेटिव गोइंग ऑन। बट ये जो हिस्टोरिकली हम लोग, वी आर ए वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी जिसको पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी कहते हैं, कि हम बेसिकली कॉलोनाइज्ड मुल्क से जो आज़ाद हुए, और कॉलोनाइजेशन भी काफ़ी तवील रहा है। देखिए, 1757 से हम एक कंपनी के गुलाम थे। 1757 से 1857 मल्टीनेशनल्स की आज बात करते हैं, वो तो बड़ा मल्टीनेशनल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की 100 साल। फिर 1857 से लेकर 1947 90 साल तो हम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल रहे हैं। तो एक कह सकते हैं आपके 190 साल की गुलामी की है पूरे खित्ते ने। और उससे क्या होता है, इट इज़ डिस्टॉर्टेड। मैं अगर अपने बच्चों को जब समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल तो मैं मिसाल देता हूँ एक हाइपोथेटिकल वाला। इमेजिन करो कि आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, आप हार्वर्ड में आपको एडमिशन मिल गया, आप हार्वर्ड के फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल में हो, और आपको पता है कि 2 साल के अंदर आपको $2-3 लाख की तनख्वाह मिल जाएंगी। यू हैव, फिर प्रेसिडेंट भी सारे वहीं से आते हैं हमारे सुप्रीम। यू हैव ए ग्रेट करियर इन फ्रंट ऑफ यू। फिर एक दिन आपका दोस्त कहता है, यार पार्टी हो रही है, आ जाओ। आप गलती करते हो, उसके पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ पर ड्रग्स की रेड होती है, आपको पकड़ लेते हैं, एंड आपको हो जाती है 30 साल की सज़ा। अब आप 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, 30 साल तक आप जेल में हैं। अब निकल के क्या करोगे? नाउ यू आर 51। डू यू हैव द सेम फ्यूचर अहेड ऑफ यू जो आपके पास 20 साल पहले था, जब आप सोच रहे थे मैं हार्वर्ड से लॉ करके निकलूंगा, प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ अमेरिका का, मिनिमम करोड़पति बिलियनर बन जाऊं? अब क्या सोच रहे हैं आपके, यार कोई जॉब देगा क्या? मैं 30 साल जेल काट के आया हूँ, कैन यू गो बैक एंड फिनिश टू द यूनिवर्सिटी? तो क्या होता, वो पीरियड आपकी फ्यूचर को भी डिस्टॉर्ट कर देता है वो, क्योंकि आज़ादी चले गई, एज हो गई। तो कॉलोनियल एरा भी इन सारी मुल्कों को, पास्ट और फ्यूचर दोनों को डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी ये जो पार्टीशन जो हुआ है भारत का और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो टेंशन है, दे आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आज़ादी के बाद के प्रॉब्लम से। यानी जो उससे पहले का पीरियड था, दैट हैज़ कॉज्ड दिस होल प्रॉब्लम, राइट। ये प्रॉब्लम नहीं होता अगर से कि मुगल्स डिक्लाइन हो जाते 1857, एक ऐसा दौर आता कि छोटे किंगडम्स होते, फिर या कोई कॉन्कर कर लेता, या फिर मॉडर्नाइज हो जाते ये मुल्क, राइट। सो इट वुड हैव बीन नेचुरल डेवलपमेंट नहीं है। सो वी आर रिकवरिंग लाइक यू कैन से कि कैंसर पेशेंट है, या इस तरह की कुछ रिकवरी कर रहे हैं स्टेट्स। तो इस वजह से इन मुल्कों को डेवलपमेंट पे नंबर 1 फोकस होना चाहिए, बिकॉज दे वर अंडर डेवलप्ड। यानी इनको, इट्स लाइक सेइंग कि ये बैकवर्ड नहीं थे, इनको बैकवर्ड बना दिया गया। सो दे आर ट्राइंग टू डेवलप। दैट इज़ वाई दिस इज स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है
कि बांग्लादेश की लीडरशिप रिमेन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट और पाकिस्तान की लीडरशिप टुक देयर आइज ऑफ द बॉल। लेकिन डेटा आपसे बात कर, जब आपका टेक्स्ट आया था मुझे थोड़ी देर पहले, एंड आई स्टार्टेड स्पीडिंग थिंग्स अप ताकि हम ये शो थोड़ा जल्दी कर लें, मुझे ख्याल आया जो पहले नहीं आया था कि बंगाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे भी पहले भी अगर आप 18वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जाते तो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप्ड और इकोनॉमिकली भी इट वाज अ वेल डेवलप्ड स्टेट। तो बेसिकली दोनों मुल्क केम आउट फ्रॉम वेरी वेल्दी स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब और अगर आप बंगाल को लें तो शायद दीज वर द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसके आपको आधे आधे हिस्से मिल गए, राइट। सो दीज स्टेट्स शुड हैव बीन अहेड ऑफ इंडिया, ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के पास बीमारू स्टेट्स कहते हैं ना हम लोग, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह को, राजस्थान को बीमारू स्टेट्स कहते हैं। तो बीमारू स्टेट्स हमारे पास रह गए एंड यू गॉट द बेस्ट शेयर ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। तो ये दोनों मुल्क शुड हैव बीन मोर डेवलप्ड। तो अगर आपको चार्ट दिखाएं तो मैं आपके देखने वालों को बताता हूँ कि कितना फ़र्क आ गया पिछले 20 साल में। तो अगर ये चार्ट देखें, मैंने 1981 में कंपेयर किया 10 साल बाद, फिर 2001 में देखा और 2025 में देखा। तो अगर आप पॉपुलेशन ही देख लें तो तकरीबन बराबर थे दोनों मुल्क। 1971 में तो दोनों तकरीबन वही 80 बिलियन थे था। बांग्लादेश की आबादी 5 मिलियन ज़्यादा थी पाकिस्तान से इन 81। और अगर आप 2001 को देख लें, आप सिर्फ 20 साल में कितना फ़र्क आ गया कि पाकिस्तान हो गया 160 मिलियन और बांग्लादेश 136। हाउ डिड दिस हैपन? मतलब बांग्लादेश का, अगर आप MBA मार्केटिंग करते हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ मार्केटिंग, कल्चरल मार्केटिंग इज कंसिडर्ड कि बांग्लादेश ने अपनी पब्लिक को कॉन्डम्स कैसे बेचे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। मतलब हर मार्केटिंग क्लास में पढ़ाई जाती है, यहाँ पर भी पढ़ाते थे और पहले भी पढ़ाते थे। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट केस कि पॉपुलेशन कंट्रोल जिस तरह से बांग्लादेश ने किया, पाकिस्तान नहीं कर सका। अब देखिए आप फ़र्क कितना आ गया, 175 एंड 255, और थे आप कम, 5 मिलियन कम थे, अब 75 मिलियन ज़्यादा हो गए। दिस एलोन इज़ ए सोर्स ऑफ क्राइसिस। अगर आपकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही होती ना तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप GDP देख लें, आप टोटल जो सेकंड रो है, पाकिस्तान की 28 थी, बांग्लादेश की 20 थी 1981। आप 1.5 गुना बढ़े थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रफली। और अब देखें आप फ़र्क कितना आ गया। आप 407 हैं, वो 456 है, वो $50 बिलियन ज़्यादा है, तकरीबन 12.5% आपसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई है उनकी। अगर आप 2001 भी देख लेना, आप 2001 में पाकिस्तान वाज समवॉट डबल ऑफ बांग्लादेश इन इकोनॉमी। देख रहे हैं आप, $100 बिलियन के करीब थी आपकी इकोनॉमी और बांग्लादेश वाज 53। तो जो पिछले 20 साल में जो तरक्की की है इकोनॉमिकली, बांग्लादेश इज स्टनिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन उसका फाउंडेशन वाज द पॉपुलेशन कंट्रोल, जो उससे पहले के 2 सदियों में, 2 डेकेड्स में ही हुए। 1981 से 2001 तक बांग्लादेश ने अपना जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उसका इमीडिएट फ्रूट आपको नेक्स्ट 2 डेकेड्स में नजर आ रहा है, वेयर द इकोनॉमी हैज ग्रोन। तो आप GDP पर कैपिटा जो तीसरी रो है उसमें देखें आप, तो 1981 में पाकिस्तान की 328 थी, बांग्लादेश 224 है। अब देखिए तकरीबन 1000, लिटरली 1001 का फर्क है इन पर कैपिटा। दैट इज अ ह्यूज फर्क। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं आप, इकोनॉमिक कैटेगरीज, यू आर नॉट इन द सेम लीग। देख रहे हैं ना आप, इट्स नॉट इन द सेम लीग। ये सवाल मैंने मुशाहिद हुसैन साहब से भी पूछा, तो बौखला गए थे वो, देखें आप वीडियो में। ही कुड नॉट गिव मी अ सैटिस्फैक्टरी आंसर एंड ही डिडंट एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, आई थिंक। और दूसरी चीज है, ही इज नॉट इवन थॉट अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि अब भी पाकिस्तान में लोग बैठ के दे लुक डाउन ऑन बांग्लादेश। ऐसे ही है। हाँ, फॉर व्हाट? अब डेटा देखिए, in one reason why Bangladesh should be looked down upon. You should be looking up to Bangladesh to learn from them.
अभी पाकिस्तान ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने 500 स्कॉलरशिप्स क्रिएट किए बांग्लादेशियों के लिए इस साल। और बांग्लादेशी जो क्या कहते हैं उनको, सिविल सर्विसेज को आप कोचिंग कर रहे हैं। एक चीज़ बताना चाह रहा था आजू, वो वापस, जी जी हाँ, उसमें दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, वो भी देख लें आप। उसके बाद अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप जो एकदम नीचे का लास्ट कॉलम है, लिटरेसी में कितना फ़र्क है। पाकिस्तान की लिटरेसी 59%, बांग्लादेश की 80% हो गई। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन पे फोकस मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। उससे ऊपर का जो कैटेगरी है ना, आप देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पाकिस्तान का रैंक 160 के ऊपर हो गया है, बांग्लादेश 130। दीज आर नॉट गुड रैंक्स। बांग्लादेश और इंडिया आर रफली 130। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 129 कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन बांग्लादेश, एंड बहुत ही कम मुल्क हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से कम डेवलप्ड हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर आप मुझे पूछें कि मुख्तदर नाम लिए बगैर मैं आपको कंट्री को मैं आपको डिपोर्ट करना चाह रही हूँ, कहाँ जाओगे, तो मैं HDI लेकर डिसाइड करूँगा। अगर एक इंडिकेटर पे डिसाइड करना है मुझे कि अगर मुझे कहीं जाना है, देन आई विल गो टू द कंट्री विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसका मतलब वहाँ पे लिटरेसी है, वहाँ पे हेल्थ केयर है, और वहाँ पर इकोनॉमी भी मजबूत है। ये तीनों चीज़ें चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशन, तो आपका HDI ऊपर जाता है। तो हर चीज़ में आप लिटरेसी देखिए, आप 81 में ही बांग्लादेश थोड़ा सा आगे था, और उसके बाद कितना आगे हो गया है। हालांकि 2001 में ज़्यादा फर्क नहीं था, बोथ वेयर 40s में, अब इतना फर्क आ गया है। सो दिस इज द लेसन दैट आई वांट पाकिस्तानीज टू लर्न। ये नहीं कि बांग्लादेश कोई बड़ा 30 मार्कान मुल्क है, 130 है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लो इनकम इकोनॉमी है, एंड इट इज नॉट अ वेरी वेल गवर्न स्टेट, बट टका भी हम बड़े एग्जांपल दिया करते थे ना, लोगों को यहाँ पे बोला जाता था टके टके के लोग, तो वो टका भी आगे बढ़ गए हमसे, हमारी टका भी रुपीस से। काफी स्टेबल हो गया है। हाँ। पाकिस्तान के ट्रेड डेटा भी देखें, एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश के पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हैं। सो इन एवरी कैटेगरी, ऐसा कोई मुझे कैटेगरी नहीं मिली जिसमें पाकिस्तान इज अहेड ऑफ बांग्लादेश एक्सेप्ट मिलिट्री। खाली मिलिट्री में तो बेसिकली बांग्लादेश वाज इन्वेस्टिंग इन इट्स पॉपुलेशन एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन द आर्मी। बिल्कुल। ये है फर्क दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट स्टोरी। और इट इज़ नॉट लाइक कि मैं आपके कज़न को लेके कंपेयर कर रहा हूँ कि देखो बाबर आजम कितने अच्छे बैट्समैन हैं। वो तो टेस्ट प्लेयर है भाई, वो आज सेंचुरी मिस किया, बट दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आई एम कंपेयरिंग हिम टू अनदर गली का क्रिकेटर एंड सेइंग देखो कितना डिसिप्लिन का बच्चा है, सुबह उठ के वो प्रैक्टिस करता है, रोज जल्दी सोता है, हेल्थ केयर मेंटेन, सो स्मॉल थिंग्स। सो ये बात जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ना, दिस शुड बी द कॉमन डिस्कोर्स अमंग द पाकिस्तानी एलिट, कि ये सारे इंडिकेटर्स उनके दिमाग में लगे हुए होना चाहिए कि ओ माय गॉड, हमारी लिटरेसी रेट 60% भी नहीं है, हम 21वीं सदी में आ गए भाई। वी आर मूविंग इनटू एन एरा ऑफ AI। आपको पता है AI की वजह से हम लिखना भूल जाएंगे। हाँ। We will not learn how to write. लिखना नहीं आएगा। I don't mean physically, but literally we will just have voice command, हर चीज voice command पे हो जाने वाली है। इतने बड़े सर हो जाएंगे, बॉडीज छोटे हो जाएंगी हम लोगों की in the next 100-200 years। एलियंस की तरह हम खुद लगेंगे, because we will not be doing much, खाली voice commands देते रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद वो भी नहीं, thought command हो जाएगा वो, कि आपको बोलने की जरूरत नहीं। सर वो तो आप देखें, जिस वक्त हमारे यहाँ मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे और लैंडलाइन हुआ करती थी, तो कितने ही नंबर्स लोगों के जुबानी याद होते थे। हम लोग मतलब डायरी वारी में कमी, अभी तो अपना खुद का नंबर याद नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं होता है। मेरी बेटी चेक करते रहती है मुझ पर तो मैं सिर्फ बेटी का नंबर याद रखता हूँ। मुझे याद है इमरान खान मुझे मिले फर्स्ट टाइम कुछ साल पहले, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं बने थे। आई थिंक 2012 की ऐसी बात है। सरीना होटल में मैं गई थी कहीं लंच पे, तो वहाँ इमरान खान आए थे। हमेशा से फैन रहे बचपन से, इमरान खान होता था, क्योंकि इमरान खान का क्रिकेट में आपको पता है कि एक हीरो के तौर पे भी उनकी जो पर्सनैलिटी थी उससे बड़ी इंप्रेस होती थी सारी फीमेल। तो मैं भी उन्हीं में थी, तो मैं पहुंच गई इमरान खान से मिलने, और इमरान खान ही वाज वेरी काइंड, बहुत अच्छे से मिले। और देन ही आस्क्ड मी, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको कभी मतलब मैसेज कर सकती हूँ या कॉल कर सकती हूँ।
उन्होंने देखा मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो मुझे कहने लगे कि नंबर क्या है आपका, मैं आपको मतलब मैसेज करवा दूंगा। अब मुझे अपना खुद का ही नंबर याद नहीं है। इतनी देर सोचती रही और आखिर में तंग आके मैंने उनको कहा कि वो असल में मैं अपने आप को कॉल नहीं करती ना, तो मुझे नंबर दिया। इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, लेकिन खैर वो बेचारे सह गए किसी तरीके से। तो ये नहीं भी दैट, हुआ है हमारे साथ, वरना हाँ, पहले जबानी सारे नंबर याद होते थे। सो वी हैव टू हैव एन अवेयरनेस के डेवलपमेंट कहाँ है, प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। और अभी तो मैं दूसरे मसाइल का जिक्र कंपैरिजन भी नहीं किया, दोनों मुल्क बहुत करप्ट है बाय द वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अ, अगर आप transparency.org पे जाके देखें, जो नीचे के 10 हैं द मोस्ट करप्ट कंट्रीज, उसमें पूरे साउथ एशियन कंट्रीज शामिल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दीज आर, और शायद अफगानिस्तान भी है, दीज आर वेरी करप्ट कंट्रीज। तो करप्शन आपको बोझ बन जाता है इन मैनी वेज, बोझ बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिलने उनके पैलेस ऑफिस वगैरह गए थे, तो उन्होंने बिठा दिया हमको। तो मैं और मेरे साथ एक्चुअली दो और थे, जिसमें से एक पाकिस्तानी साहब भी थे। तो हम तीन मिल रहे थे उनसे, तो एक अमेरिकन था, एक, वी वर इन द वेटिंग रूम, तो उनसे चर्चे में लग गए हम बातचीत में। तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बाहर आ गया और फिर वो हमसे बैठकर वो 1 घंटा गपशप लगाया। हमारी उस दिन मीटिंग हुई नहीं प्रेसिडेंट से, 1.5-2 घंटे वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो वो मुझसे कह रहा था कि करप्शन का इतना बुरा हाल है कि हम प्रोविंसेस को जो पैसे भिजाते हैं, जैसा आप के पास भी यही प्रॉब्लम है, इससे वो पब्लिक तक पहुंचता नहीं है, गायब हो जाता है स्कीम्स। तो मैंने उनसे पूछा है आपके टेलीविजन चैनल्स क्या सारे प्राइवेट है? ही सेड एक्चुअली नो, वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन आवर टीवी। तो मैंने कहा जो नीचे वो जो बैंड आती है ना नीचे, आपने देखा होगा टीवी पे, जी जी। आई सेड उस पे लगा दो आप, नॉन स्टॉप 24 घंटे के आपने क्या प्रोग्राम्स को फंड किया है। इस मिंडनाओ में हमने फ्री एजुकेशन कर दिया है। अब जब लोग देखते रहेंगे, देन दे विल आस्क देयर लोकल फेलोज कि कहाँ है ये ग्राउंड। उसको बड़ा पसंद आया मुझे, फिर उसने मुझे दूसरे दिन दावतें आते की। तो आई हैड अ गुड टाइम इन फिलीपींस, वो एक आइडिया के लिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि करप्शन रोकने की भी कोशिश नहीं की जाती बाज़ मुल्कों में। अगर करना चाहे तो देर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इन हाउ टू डू। और जब तक पाकिस्तान डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेगा, वो किसी भी चीज़ में, मतलब इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड आई कैन टेल यू दिस मच कि एट वन पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ जाएगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो कंपटीशन की बात ही नहीं रहेगी। अभी तो टेम्पररीली आप अमेरिकन एड, चाइनीज़ एड से आर्टिफिशियली अपने आप को प्रॉप अप कर रहे हैं, बट नॉट इंडिजिनसली प्रॉप अप नहीं हो रहा है ना। सो आई थिंक इट विल बिकम ए ह्यूज क्राइसिस। और जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगा ये, और इट विल बिकम, आप कह सकते हैं सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। मैं जब मुशाहिद हुसैन से बात किया तो बड़े गंगो थे, हम वी हैव अराइव्ड। मैंने पूछा भाई मुझे पूछना है सिंपल सवाल कि पाकिस्तान बड़ा होके क्या बनेगा, दैट वाज माय क्वेश्चन कि व्हाट डू यू वांट टू बी। तो उन्होंने क्या क्या बात कर रहे हैं, हाँ हम ऑलरेडी बड़े हो गए, वी आर ऑलरेडी अभी तो ग्रोन अप। सिस्टम कोलैप्स किया है आपका, क्या रिसेंटली तो हाँ आपका मिनिस्टर कह रहा है सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो फिर जी आप बड़े सिस्टर, कैसे तो बने? वो इतनी तारीफ कर रहे थे से ही वाज सेइंग कि हम इंटरनेशनल स्टेज में आ गए हैं, वी आर ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेटिक मिडिल पावर, इस तरह के बात। मैं बोला सर मैं एक सेंटेंस में आई कैन डिस्क्राइब आपकी सारी बातें मानकर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप ठीक है, इंटरनेशनली आप हीरो है, डोमेस्टिकली ज़ीरो हो गए। सो वो उनको पसंद नहीं आई, बट देन ही कंसीडर्ड कि हाँ, मैं बोला अब आपके खुद सरकार कह रही है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। देखिए सिस्टम कोलैप्स उन वो लोग कह सकते हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया है। आपके पास सिस्टम की डेफिशिएंसी है, इट इज़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आई थिंक। हालांकि मुशाहिद साहब ने खुद पहली किताब पाकिस्तान की गवर्नेंस पे उन्होंने ही लिखी थी, कुछ 1980s की बात है। सो ही वाज सेइंग कि ये बात से तो मैं पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ। एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी जो एनिमोसिटी है,
इंडियंस आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। मैं जब चंद साल पहले 10-12 साल पहले इंडिया की एक मिलिट्री थिंक टैंक है, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा था कि देखिए पाकिस्तान का कोलैप्स, जिसे इसमें 15-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सो आई वाज सेइंग दिस टू एट दैट टाइम जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो मैं उनको कह रहा था कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स हुआ तो आपकी जीत नहीं होगी, आपके लिए बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी आपके बॉर्डर पर, ठीक है। लाखों रेफ्यूजीज आ सकते हैं, देयर इज ए केओस वहाँ पे, पता नहीं किस किस्म के छोटे मोटे कैलिफेट्स निकल सकते हैं, कब्जे कर लिए वॉरलॉर्ड्स अपनी टेरिटरीज। इट कैन बिकम अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर इंडिया। इट रिसोर्सेज आपके खर्च हो जाएंगे, यू विल बी लाइक एन एंडलेस वॉर विथ नॉन स्टेट एंटिटीज। अगर आप तो उन्होंने कहा कि व्हाट कैन वी डू। तो मैंने उनको कहा था कि भाई इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को एडॉप्ट कर लें एंड ट्रीट पाकिस्तान लाइक एन अनरूली टीनेजर एंड ट्राई टू लाइक मेक इट मोर मेच्योर। तो हंस के बोले थियरी में बहुत अच्छी बात है भाई, ये प्रैक्टिस में हम नहीं अडॉप्ट मींस कैसे अडॉप्ट कर लें? सी दैट इज द होल थिंग, क्योंकि पाकिस्तान को एज ए कंपेटिटर देखता है इंडिया, एंड इंडिया शुड स्टॉप लुकिंग एट पाकिस्तान एज ए चैलेंजर या कंपेटिटर। इंडिया नीड्स टू लुक एट द रीजन। देखिए अगर रीजन डेवलप नहीं हो तो इंडिया भी डेवलप नहीं होगी। देखिए आप गंदे महल में महल नहीं बना सकते, वो अंबानी ने बना ली जाके वहाँ पर, बट इट्स ए डिफरेंट थिंग। आपके घर बना लिया आपने, घर रोडे नहीं है घर के लिए जाने के लिए, फिर क्या करोगे आप, राइट? घर के बाहर निकल गए डर्टी स्मेलिंग पॉन्ड्स, ये गंदगी। सो इट्स दैट मीन्स यू माइट बी लिविंग इन ए नाइस हाउस बट द नेबरहुड इज़ वेरी अगली, अंडर डेवलप। तो इसलिए भी देखिए आप जापान का अगर मॉडल लेके देखें आप, तो जापान जब तरक्की किया उसको डव मॉडल कहते हैं कि आप आगे हैं और बाकी सारे पीछे आपके साथ डेवलप हो रहे हैं। तो जापान के साथ साउथ कोरिया, ताइवान और वो सारे डेवलप होने लगे। जो अर्ली एशियन टाइगर्स थे, सिंगापुर, हांगकांग, ये चारों मुल्क डेवलप्ड विथ जापान। फिर उसके बाद जब चाइना डेवलप होने लगा तो चाइना के साथ वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे स्टार्टेड डेवलपिंग बिकॉज ऑफ चाइना। तो अब इंडिया अगर डेवलप हो रहा है और उसका नेबरहुड इज़ नॉट डेवलपिंग, देन देयर इज़ गोइंग टू बी मतलब डिस्कनेक्ट होगा। इंडिया अपने आप को जाके नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप में तो रिलोकेट तो नहीं कर सकते ना टेरिटोरियली है, आप इसी महल्ले में हमेशा यहीं रहेंगे जोग्राफिकली। सो दे हैव टू वर्क ऑन दिस डेवलपमेंट थिंग्स। और आई थिंक पब्लिक का रुझान हैज़ टू गो अवे फ्रॉम ये ऑपरेशन सिंदूर या ये टेररिज्म कश्मीर एंड फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फ़र्क है। आप यूरोप जाके देखें और फिर अपने मुल्कों में देखें। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स जो करा जो जिन्होंने अपने स्टेट के बाहर नहीं गए, छोड़ दें बस, मतलब बस 2-3 शहर हैदराबाद, औरंगाबाद, मुंबई, बस उसी एरिया में फिरते रहते हैं। ना तो दिल्ली देखी, ना कश्मीर देखा, ना कोलकाता देखा, तो अपना ही मुल्क नहीं देखा तो दुनिया क्या देखेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे व्हेन आई ट्रैवल। अभी अप्रैल में मैं इटली में ऐसे ही चिल कर रहा था 5-6 दिन, एंड आई वाज फीलिंग सो बैड कि ये हम भी कर सकते थे। देखिए मुझे याद आ रहा है सर, मेरे फादर के कोई दोस्त थे तो उन्होंने अप्लाई किया था अमेरिकन वीजा के लिए। तो सबको बताते थे मेरे फादर के, उन्होंने अप्लाई किया, वो इंटरव्यू के लिए गए। उन्होंने कहा तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा घूमने के लिए। उन्होंने कहा अपनी कंट्री में कहाँ गए? उन्होंने कहीं नहीं। उन्होंने कहा जाओ पहले अपनी कंट्री घूम कर आओ। बिकॉज दे थॉट वापस नहीं आएंगे। बिकॉज जो लोग टूरिस्ट होते हैं वो टूरिस्ट का इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, तो उन्होंने फिर वाकई में सोचा कि वाकई में मुझे अपनी कंट्री भी देख। फिर वो बेचारे गए कंट्री में सब जगह, लेकिन उस वक्त लोग वाकई बस सही अपनी कंट्री देखी नहीं है, कहीं और जाने का जो है वो रहता है। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इफ यू ट्रैवल योर ओन कंट्री एज ए नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास क्वालिटी में ट्रैवल करें, फर्स्ट क्लास ना करें, तो आप इतने एक आध हो सकता है कि बैड एक्सपीरियंस हो जाए, किसी ने आपकी पर्स मार ली, किसी ने कुछ धक्का दे दिया, बट आई गारंटी यू वेदर इट इज इंडिया, पाकिस्तान,
you will have so many positive experiences कि आपको आपके मुल्क से और प्यार बढ़ जाएगा और आपको you will feel happy where you are just by meeting other people. But I think कि वो quality of life देने के लिए people have to have at least 20% उनकी जो सालाना इनकम होती है वो उनके लिए इफ़ दे आर एबल टू सेव दैट, और फिर रिटायरमेंट के लिए अलग रख कर अगर आप के पास इतना पैसा हो कि आप ट्रैवल कर सकें, खित्ते में ही ट्रैवल करें. देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स टू सी इन द रीजन, बट इट इज़ वेरी सैड कि हम इस प्लानट पर रह गए. देखिए फॉर एग्जांपल मैंने रशिया कभी नहीं गया, और जिस तरह से करंट सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है कि आई माइट मिस रशिया फॉर एवर. बट रशिया में बहुत काजान, जहाँ पे अभी जो ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया में, आपको याद है, जहाँ मोदी की मुलाकात हुई, काजान में एक ब्लू रंग की मस्जिद है, आप देखें, वो मेरी इट इज़ इन माय बकेट लिस्ट के मैं मुझे वहाँ जाके नमाज़ पढ़ूँ. नमाज़ पढ़ाना चाहूँगा मैं, या खुतबा देना चाहूँगा अगर दे अलाउ मी. कई जगहों पे मुझे अलाउ भी किए हैं, फिनलैंड में भी खुतबे दिए मैंने, फिलीपींस में भी दिए हैं मस्जिदों में. बट द पॉइंट इज़ के हाउ सैड थिंग कि आप इस सरजमीन पर 70 साल गुजार दें, 60 साल गुजार दें, एंड नॉट गेट टू सी इट ऑल्सो. नहीं बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कहेंगे कि लोग बाहर जाएं, दूसरों से मिलें और घूमें, तो मैं कभी कभार अगर कुछ सिटीज में गई भी हूँ और लोगों से मिली हूँ, तो लोग इतने परेशान, इतनी तकलीफ में है कि अब से वो भी नहीं बर्दाश्त होता. मतलब मेरे जैसे लोगों से तो नहीं होता. मुझे फिर समझ नहीं आती मैं इनके लिए क्या कर दूं या क्या कर सकती हूँ. जाहिर है लिमिटेड सी मेरी एक इनकम है, या लिमिटेड से मेरी भी अपने लिए चीजें कम है, तो वो फिर आपको अच्छा फील नहीं होता. आपको जैसा आप बाहर निकलते हैं, आप और टेंशन में होकर बाहर घर वापस आते हैं. हाँ ये जरूर होता है, घर आके आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर रह रहे हो, और वो जो आपने रोना पीटना शुरू कर रखा है वो बंद कर दो. ये जरूर होता है. तो दिल्ली में मैं एक बार मैं ऐसी कोई गाड़ी लिया, तो बात लोग थोड़े बदमाश हैं, दे वांट कैश पेमेंट. वो ऊबर है लेकिन दे डोंट वांट टू यूज़ द ऊबर सिस्टम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऊबर को पैसे देना पड़ेगा साहब मुझे, आप मुझे प्लीज़ कैश दे दें. तो मेरे पास कैश था. तो जब मैं वो जगह पे पहुंचा तो आई रियलाइज कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये का नोट है, और वो सिर्फ 180 रुपये कुछ हुई थी बिल. तो मैं उसको 1000 कैसा दूं? जस्ट लाइक वापस. तो इवन दो दैट 1000 इज नॉट रियली मच, वो $10 ही है, लेकिन उसको मैं 1000 रुपये तो देने के मूड में था नहीं, राइट. तो फिर उसने कहा सर चिल्लर नहीं है. तो मैंने सामने एक दुकान देखी, तो मैं बोला देखता हूँ उसके पास से कुछ मिलता है. तो मैं वो गया, तो एक औरत वहाँ बैठी थी, चिल्लर चिल्लर कहाँ से लाऊं, ये वो कह रही थी. और वो खाना खा रही थी आरजू, मतलब वो डब्बा नहीं होता, डब्बे पे वो कुछ चंद चीजें बेच रही थी. तो मैंने उसको दे दिया, और वो खाते खाते उसने रोटी तोड़ी और मुझे टुकड़ा दे दिया. और वो दे रही, उसका हाथ इतना गंदा. और मैं बोला यार, लेकिन जितने प्यार से उसने दिया टू ए स्ट्रेंजर ए पीस ऑफ अ रोटी, वो कुछ आलू की रोटी थी, तो रोटी खा ले बोल के अब वो डब्बे में ढूंढी. तो मैं वो रोटी खाया मजे से, इतना पसंद आया, मुझे खुशी आई. उसके पास सिर्फ 300 रुपये थे. मैंने कहा पूरे रख ले, बाकी के ये 300 दे, मैं उसके आधे उसको दूंगा कैब वाले को. बट टू मी दैट मूव्ड मी अ लॉट, यू नो. ना रिलीजन नहीं पता उसका, ना उसको मेरा रिलीजन पता, ना नथिंग. इट वाज जस्ट ए ह्यूमन, इंस्टिंक्टिवली उसने कहा रोटी खा ले, यू नो, टुकड़ा दे दिया. जिन दिनों आपको याद है हमारे यहाँ एक श्रीलंकन सिटीजन को जिंदा जला दिया था पाकिस्तान में. तो उस वक्त उसके कुछ दिन के बाद ना मैं गई दुबई. तो वहां पे होटल में मेरा रूम सर्विस के लिए जो आया लड़का, तो वो मेरा रूम ठीक ठाक कर रहा था. तो मैंने उससे वैसे ही पूछा कि ऐसे कोई टीनेजर सा लड़का था, तो मैंने उससे वैसे ही पूछा कि कहाँ से हो. तो वो कहने लगा श्रीलंका. अच्छा, उसने पलट के मुझसे पूछा कि मैं इसको कैसे बोलूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अभी तो बंदा चलाया अब इनका. तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी हो जाता है. फिर दूसरे दिन दूसरा आया, तो मुझे आदत है, मैं मतलब अगर टैक्सी में जाऊंगी या मैं होटल में कोई आएगा तो मैं उससे बातें करती रहती हूँ. शायद हर जर्नलिस्ट को ये बीमारी होती है. तो मैंने अब दूसरा आया तो मैंने कहा चलो ये वो तो नहीं लग रहा. दूसरे को मैंने फिर पूछा तो पता लगा वो बांग्लादेश का.
वो भी मुझे पूछने लगा बांग्लादेश वालों के साथ हमने क्या किया था, वो भी हमें अच्छे से याद है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों से ना पूछा करूँ एशियन से कि कहाँ के हो, क्योंकि जब हमें बताना पड़ता है तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मेरी जनरेशन के लिए तो बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन आ जाती है। श्रीलंकन हमने जला दिया, बांग्लादेश में हमने क्या मार कुटाई और क्या कुछ नहीं किया। और इस वक्त जो कुछ हम कश्मीर में कर रहे हैं, उस जमाने में जब कैमराज हैं, मोबाइल्स हैं, सब कुछ है, तो सोचे जब ये चीजें नहीं थी तब क्या हुआ होगा 71 में। मैं तो बातें करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, यू लर्न अ लॉट अबाउट, मतलब ये नहीं कि आपको एकेडमिक नॉलेज मिल रही है, बट फ्लेवर मिल जाता है, लोगों की सोच का अंदाज़ा हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी, मैं मोरक्को में एक जगह रहता था, तो मोरक्को में टैक्सीज का चक्कर ऐसा है कि शेयर करना पड़ता है आपको। तो जो छोटी गाड़ियाँ होती है मारुति साइज, उसमें 3 लोग बैठते हैं, यू पे 1/3। फिर बड़ी वो पुरानी मर्सिडीज हैं उनके पास, पुराने हैं, उसमें 4 को लेकर फिरते हैं। तो कभी कभी वो मिलते नहीं हैं। तो मैं खड़ा हुआ, तो किसी ने मुझे कहा वहाँ पे बस मिल जाएगी तुमको आसानी से, वेयर आर यू प्लानिंग टू। तो मैं बस स्टॉप पे गया, तो वहाँ पे एक औरत आई मेरे पास, और वो उसको देख के ही मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इसको तो बहुत सारे बीमारियां हैं और ये क्लियरली ड्रग एडिक्ट है। तो जैसे करीब आने लगी मेरे, तो मैं थोड़ा पीछे हटने लगा। वो भीख मांग रही थी, तो उसने रीच्ड आउट टू टच मी। आई डोंट नो, बिकॉज वो शी थॉट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अरबिक, तो लग तो रहा था ही मैं टूरिस्ट। उसने हाथ बढ़ाया, तो मैंने जिस तेजी से अपना हाथ हटाया, तो अरबी में एक लफ्ज़ है करिया, करिया यानी तुमको करियत हो रही है मेरे से, हम लोग उर्दू में करियत बोलते हैं। तो अब मैं उसको कैसा कहूँ कि नहीं, बट आई डिडंट वांट टू बी टच्ड बाय हर। तो फिर उसने रीच आउट किया, तो मेरे जेब में जितने भी पैसे थे मैंने उसके तरफ लिटरली फेंके भाग गया वहां से। अब वो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया मुझे। अब वो जहां भी मैं जब भी वापस आ रहा था, वो वहां पे मैं काफी दिन रहा, मैं अरबी पढ़ रहा था, ये पुरानी बात है, वहां 3 महीने रहा मैंने। वो 3 महीने पूरा मोहल्ला ने मुझे रैक किया, लेकिन आरजू सारों से दोस्ती हो गई। और लास्ट महीने जब उनको पता चला कि मैं 1 महीने के बाद जा रहा हूँ, एटलीस्ट उस मोहल्ले के 14-15 लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। तो मेरे लास्ट 1 मंथ फ्री में गुजर गए इन मोरक्को, एटलीस्ट द डिनर्स। और वो सारा किस्सा, वो एक एपिसोड जिसमें आई बिहेव लाइक एन इडियट उस गैस स्टेशन पर। बट द थिंग इज के जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, आपकी भी इंसानियत बढ़ती है मेरे नज़र में, एंड देयर इज ऑलवेज एन अवेयरनेस के देयर इज अ ह्यूमन कनेक्शन। डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, मेरी अपनी भी यही आदत है, जहां भी जाऊं, इवन पाकिस्तान में भी इधर उधर, यहाँ पर भी तो हर एक से बात करना, चाहे वो कोई मोची हो, कोई सब्जी वाला हो, कोई हो, मैं सबसे बात करती हूँ। और मैं अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करती हूँ कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। तो अगर अभी की मैं बात करूं तो सर 90% लोग फौज को समझते हैं, हर एक फौज से नाराज है। तो ये चीज इनको मेरे ख्याल देखनी चाहिए, ना कि ये लोगों के पीछे पड़ने। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक बहुत यू शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू, बाय।